हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस जू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग ट्रेस को भी डिवाइन ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसके चलते एस्टर जू का नाम पूरे नाथल में फैल गया था। और जब आंटी एंड पवन हाउस तक यह बात पहुंचती है तो जो आंटी एंड पवेलियन हाउस की लेडी मास्टर एसएस जू को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए उन्हें ऑफर देने के लिए जाती है, लेकिन एसएस तज्जू ने अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए पूरे जंटन पवेलियन हाउस को भी अपने आगे झुका दिया था, जिसके बाद जंटन पवेलियन हाउस एनसेट जू के लिए काम करने के लिए मान जाता है। और क्योंकि जंटन पवेलियन हाउस के पास सभी लम्स की खबरें होती थी, इसलिए जंटन पवेलियन हाउस से एनसेट जू को पता चलता है कि किसी ने डार्क सोल लैंड के ऊपर अटैक करते हुए सिर्फ एक ही घंटे में पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और यह काम किसी और का नहीं बल्कि चापफे का था। और असल में तो जाऊफे ये सब एजू से ही मिलने के लिए कर रहे थे। वो एजू को डार्क सोलैंड को डिस्ट्रॉय करके खतरनाक पैगाम देना चाहती थी, जिसका एहसास एजू को भी हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें नाइट 3 एलम का ही सीन दिखाया जाता है, जहां जंटी एंड पवेलियन हाउस की लेडी मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी प्लांट्स के अंदर से सारी खबरों को कलेक्ट कर रही थी। और सभी खबरों को कलेक्ट करने के बाद उसकी एनर्जी वापस स्पेस से होते हुए डाउ चिंग सिटी के अंदर मौजूद उसी लेडी मास्टर जवान के पास ही आ जाती है। असल में ना 3 मीटर्स के हर एक प्लेनेट में जंटी अन पवन हाउ उसकी एक ब्रज मौजूद इन्वेस्टिगेट करते हुए उसकी हर एक खबर से इन्वेस्टिगेट करते हुए उसकी हर एक खबर अपने पास रखा करते थे। और क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो कि और कोई नहीं बार के डार्क लैंड के डिस्ट्रॉय होने का ही था, इसलिए जंटन पवेलियन हाउस की सभी ब्रांचेस अपने अपने प्लेनेट में उस बात की इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसलिए लेडी मस्ट जवान ने सभी प्लैनेट से न्यूज को इकट्ठा किया था, जो कि एनर्जी के रूप लेते हुए एक छोटी सी बल में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसे देखकर लेडी मास्टर जवान वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, इस बचुल बाल के अंदर हमारी जो आंटी एंड पलीना उसकी सभी ब्रांचेस की न्यूज मौजूद है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इसके अंदर हमें डार्क सोल लैंड के डिस्ट्रॉय होने की भी खबर मिलने वाली है कि डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने के पीछे किसका हाथ था। और ये कहकर लेडी जजवान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बाल के अंदर मौजूद सभी न्यूज को देखने लगती है, लेकिन उस बाल के अंदर डार्क सोलैंड को किसने डिस्ट्रॉय किया इसके रिलेटेड कोई भी खबर मौजूद नहीं है थी। जो जानक तो लेडी मत जवान को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जोंटी अन्नामी पोर्टल के अंदर भी डक्स लैंड के रिलेटेड कोई भी खबर नहीं है। यह तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि ऐसा कुछ आज से पहले तो कभी भी नहीं हुआ। अपनी बड़ी बहन की यह बात सुनकर उसका छोटा भाई टिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है कि किसी पन ने सिर्फ एस टजू को चैलेंज करने के लिए पूरे डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे एक बात तो साफ साफ साबित होती है कि डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला पर्सन कोई आम पर्सन नहीं है। जरूर वो पर्सन एस टजू की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर पूरे डार्क सोलैंड को डिस्ट्रॉय कर पाना किसी मोटल डाउ कल्टीवेटर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने भाई टन की ये बात सुनकर लेडी मास्टर जवान को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो वहाँ पे उसी स्प्रिट बाल की मदद से गुस्से से वहाँ पे अपनी सभी ब्रांचेस को आदेश देते हुए कहती है कि डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने के पीछे किसका हाथ है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहो, और तुम लोगों को कुछ भी करके आज के आज ही उसके बारे में पता लगाना ही होगा। और यह कहते हुए बेचारी लेडी मत जवान भी वहाँ पे सोच में पड़ जाती है। खैर, उसके बाद सीन चेंज होते में ड्रैगन एंड टगर हल्के में हल्का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेजू अपने हेलगढ़ वाले सिंहासन की ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी मत जवान भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, कैंसर टजू ने मुझे पहला काम सौंपा था और मैं उनका यह छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर पाई, और अब अगर मैं यहाँ पे सेजू को बताती हूँ कि मैं उनका काम करने में नाकाम हो गई हूँ, तो ये हमारे पूरे जंटी एंड पलीना उसके लिए कितनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन यह बात मैं एजू से छुपा भी तो नहीं सकती, इसलिए मुझे कुछ भी करके उन्हें इस सब के बारे में बताना ही होगा। और यही सोचकर लेडी मस्टल जवान वहाँ पे ही मज्ज उठते हुए सीधा एनसेट जू के सामने आके खड़ी हो जाती है, और एनसेट जू को ग्रीट करते हुए उन्हें वहाँ पे बताती है, एसएस स्टार प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं उस पर्सन को ढूंढने में नाकाम हो गई जिसने डार्क सोलैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए आपको चकिया था। और यह कहकर लेडी मस्ट जवान वहाँ पे अपना सर भी झुका लेती है, जो देखकर ऐसा जू वहाँ पे कोल टून में उससे कहते हैं, लेकिन तुम उस पर्सन को ढूंढ क्यों रही हो। हमस टजू की यह बात सुनकर लेडी मत जवान को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे वहाँ पे लगा था कि टजू को उसी पर्सन की तलाश होगी, जबकि इस ताजू को तो यहाँ पे उस पसल की कोई परवाह ही नहीं थी। जो देखकर लेडी मास्ट जन अचानक ही वहाँ पे अपना सर ऊपर उठाकर एजू से सवाल करते हुए पूछती है, ए सिस्टर, क्या वाकई आप उस पर्सन को नहीं ढूंढना चाहते जिसने डार्क सोलन को डिस्ट्रॉय किया था? आप भी तो उस पर्सन के बारे में पता लगाने के लिए मुझे डार्क सोलैंड में लेकर गए थे, और अब आप ही कह रहे हैं कि आप उस पर्सन को नहीं ढूंढना चाहते। मुझे तो लगा था कि आप उस पर्सन को ढूंढते हुए उसके साथ फाइट करना चाहते हैं, इसलिए अभी तक मैं अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वहीं लेडी मस्ट जवान की यह बात सुनकर एनसेजू एक बार फिर से उसे कोल टून में जवाब देते हुए कहते हैं, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह काम एक लड़की का है,
और तुम्हें उसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। असल में तो वो लड़की खुद मेरे साथ फाइट करना चाहती है, इसलिए वो मुझे ढूंढते हुए खुद ही यहाँ तक पहुँच जाए, और अगर वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती है तो फिर मैं भी मान जाऊंगा कि वो मेरे साथ फाइट करने के लिए सूटेबल है। एजू की ये बात सुनकर लेडी मास्टर जवान के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहती है कि मैं ऐसे ही बेकार में इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी, जबकि ताजू को तो खुद उसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं है। और अगर एजू की बात सही साबित होती है तो इसका मतलब है कि मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बस एस ताजू के पास ही रहना होगा ताकि जब वो लड़के एस ताजू को चैलेंज करने के लिए आए तो मैं भी उसके बारे में पता लगा सकूं। और ये सब सोचकर लेडी मास्ट जवान वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए इस सेस्ट जू से पूछती है, सिस्टर अगर आपको उस लड़की के बारे में जानना ही नहीं था तो फिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जिस पर अजू उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमसे स्टोरी सुनने के लिए। अब मैं सट अजू की यह बात सुनक तो बेचारी उस लेडी माता जवान को वहाँ पे एक बार फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या स्टोरी सुनने के लिए आपने बस मुझे इसलिए हायर किया है कि आप मुझे यहाँ पे बुलाकर मुझसे स्टोरी सुन सक? लेडी मस्ट जवान की ये बात सुनकर ऐसे टच वहाँ पे कोल्ड टून में उसे जवाब देते ये कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलवाया है। तो अब मुझे इस दुनिया की कहानी सुनाओ कि आखिर इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई थी और यहाँ पे अभी तक क्या या हुआ है। खैर उसके बाद सीन चेंज होते हैं में डीप स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाउ फैंग खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी और अचानक ही वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, टलन सेट के लोगों मैं यहाँ पे तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम लोग डार्क सोल लैंड को इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ तक जरूर पहुँचोगा और जब तुम लोग यहाँ पे पहुँचोगे तो तब तुम लोगों का सामना होगा अपनी मौत के साथ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लेडी मास्ट जवान को देखते हैं जो कि वहाँ पे सज्जू के अपने 9th रिलम के बारे में बताते हुए कह रही थी कि हमारे 9th लम्स को एक ऑर्डर में रखा गया है। अभी आप जिस प्लेनेट पे मौजूद है ये 9th रिलम के नाम से जाना जाता है और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे रिलम की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और ऊपर से हर एक रिलम की अपनी अपनी एक खास ताकत होती है जो कि उन्हें बाकी रिलम से अलग बनाती है। अभी तक सभी 9th रिलम में सबसे ऊपर है सेकंड लम है, क्योंकि आज तक फर्स्ट लम में तो कोई गया ही नहीं है, इसलिए लोग सेकंड लम को ही सबसे ऊपर समझते हैं। और ऊपर से अभी के लिए हम फर्स्ट रिलम को छोड़कर बाकी किसी भी रिलम में ट्रेवल करते हुए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलम अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए अपने लेवल को बढ़ा ले तो उसका आउटर एरिया यानी बाउंड्री वाल भी ताकतवर हो जाती है, जिसके चलते उस रिलम के अंदर भी जा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटर रिलम को पार करके ही अगले रिलम में जाया जा सकता है। आज से हजारों लाखों साल पहले एक बहुत ही कमाल का कल्टिवेटर हुआ करता था जो कि खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस समझता था, जो कि मोर्टल डाउट के 5th लेवल को पार करते हुए फर्स्ट लम के अंदर जाना चाहता था और ववन वो कल्टीवेटर इमोर्टल डाउ के 5th लेवल में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो भी गया था। लेकिन जब उसने फर्स्ट एलम के अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी बॉडी आउटर लम के अंदर फंस गई और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस कल्टीवेटर की पूरी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड्स ने भी फर्स्ट एलएम के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा चाउ फैक को देखते हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे डीप स्पेस के अंदर बैठे हुए लन सेट के लोगों के ही आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर एक गुजरते पल के साथ उसका गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो अचानक की वहाँ पे अपने पास मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर अटैक करते हुए गुस्से से कहती है, मुझे यहाँ पे उनका इंतजार करते हुए इतनी ज्यादा देर गुजर चुकी है, लेकिन वो लोग अभी तक भी यहाँ पे क्यों नहीं आए? पहले तो उन्हें हर एक मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज्यादा जल्दी रहती थी, लेकिन मुझे लगता है वो लोग इस मैटर को सीरियस ले ही नहीं रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह मैटर कोई छोटा मैटर तो है नहीं जिसे वो लोग ऐसे ही इग्नोर कर दे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लेडी मास्टर जवान को देखते हैं जिसने नाथ रेलम के ओरिजिन के बारे में ऑलमोस्ट ऐसे अजू को सब कुछ बता दिया था, जो सब कुछ सुनने के बाद ऐसे स्टू वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और अचानक ही वो वहाँ पे लेडी मास्टर जवान से अगला सवाल करते हुए पूछते हैं, तो आप मुझे फर्स्ट लम के बारे में बताओ जितना भी तुम्हें उसके बारे में पता है। एसएच की ये बात सुनकर लेडी मास्ट जवान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि फर्स्ट एलम को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, जिसके चलते किसी को पता भी नहीं है कि असल में फर्स्ट लम दिखता कैसा है। इवन अब ज्यादातर लोग तो फर्स्ट एलएम को एक अफवाह ही समझते हैं, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है फर्स्ट एलएम एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग जिस रिलम में मौजूद है ये भी 9th रिलम का आउटर एरिया ही है, जो कि पूरे यूनिवर्स में रिमोट एरिया के नाम से बाउंड्री वाल है, जिससे होते हुए हम लोग नाथ रिलम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो तो इतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि वो लोग एलम के अंदर भी जा सके, इसलिए वो सभी लोग फर्स्ट लम को बस एक अफवाह ही समझते हैं। पर जहाँ तक मैंने फर्स्ट रिलम के बारे में सुना है उसके मुताबिक फर्स्ट रिलम इस पूरे यूनिवर्स का सबसे खूबसूरत रिलम है। वहाँ पे एंडलेस रिसोर्सेस मौजूद है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते और वहाँ पे मौजूद हर एक पर्सन एक गट की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ना तो वहाँ पे किसी को किसी का डर है और ना ही कोई खतरा, इसलिए सभी लोग वहाँ पे सुकून से रहते हैं। लेकिन यह सब मेजू को बताते बताते ही अचानक ही लेडी मत जवान को वहाँ पे कुछ याद आता है और वो जल्दी से वहाँ पे सेस्ट जू से कहती है, इस सेस्ट जू अचानक ही मेरी वाटी एंड पवन हाउ उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा काम आ गया है। लेकिन बेचारी लेडी माता जवान वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पा द उससे पहले सिजू वहाँ पे गोल्ड टूर में
उससे कहते हैं अपनी बात आगे बढ़ाओ, जिस पे लेडी मत जवान भी वहाँ पे उदास होते हुए कहती है कि ओके ठीक है जबक। वहीं दूसरी तरफ हम चाओ फैंग को देखते हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे उसी डीप स्पेस के अंदर बैठे हुए टसाट के लोगों के आने का इंतजार कर रही थी और उनका इंतजार करते करते उसकी आंख भी वहाँ पे लग चुकी थी और अचानक ही वहाँ पे झपकी लेते हुए उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो वहाँ पे खुद ही हैरान होते हुए कहती है मुझे यहाँ पे उनका इंतजार करते हुए कितना ज्यादा समय गुजर चुका है। अब यहाँ पे इस डीप स्पेस के अंदर तो मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे यहाँ पे उनका इंतजार करते हुए कुछ घंटे गुजरे हैं या फिर कुछ दिन गुजर चुके हैं। और ये कहकर जाओ फे वहाँ पे इधर उधर देखते हुए बहुत ही खोटी लट सेट के लोगों को ढूंढने लगे थे। तभी अजना की एक साइड पे देखते हुए उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए उसी की तरफ ही आ रहा है, जो देख कर चाओ फैंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है तो फाइनली वो लोग यहाँ पे आ ही गए। और अभी चाओ फैंग वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक की डीप स्पेस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से लिंगजू निकलकर बाहर आता है, जो कि उस मैप के जरिए अज्जू को वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डीप स्पेस के अंदर आते ही हम देखते हैं कि उस मैप ने भी वहाँ पे सही तरीके से काम करना बंद कर दिया था, जो देखकर बेचारा लिंगस वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा छोटा भाई मैं उसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर उसकी तलाश कर सकता था, पर अब उसे ढूंढने का एकमात्र सहारा यह मैप ही है, इसलिए मुझे कुछ भी करके इसे दोबारा ठीक करना ही होगा, क्योंकि अगर मेरा छोटा भाई इस यूनिवर्स की गहराइयों में खो गया तो उसके बाद वही होगा जिसका मास्टर को डर था। पर अभी बेचारा लिंगू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे वहाँ पे अपने ऊपर एक बहुत बड़ा डार्क फीनिक्स दिखाई देता है, जिसे देखा तो एक पल के लिए लिंगजू भी वहाँ पे अपनी जगह पे ही रुक गया था और अचानक कि वो डार्क फीनिक्स वहाँ पर लिंगजू के सामने आकर जोश से अपने विंग्स को झटका देता है, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ओरा जनरेट होता है कि लिंगू के लिए भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा रह पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए लिंगू भी जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी डिवाइन सोर्ड के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक के साथ ही लिंगजू ने उस खतरनाक और को भी वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था। और जैसे ही उस डार्क फिनिश का खतरनाक और वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो लिंगू की नजर वहाँ पे उस डार्क फिनिश के ऊपर खड़ी हुई चौफे के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर लिंज वहाँ पे खुश होते हुए कहता है सीनियर सिस्टर, क्या वाकई ये आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी आपके साथ यहाँ पे इस तरह से मुलाकात हो रही है। वहीं लिंगजू की ये बात सुनकर चाओ फैन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे किसी और के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन लिंच वहाँ पे चाओ फैक की बात को इग्नोर करके जल्दी से वहाँ पे उसके करीब जाते हुए कहता है कि जब हम दोनों आखिरी बार मिले थे तब से लेकर अब तक हम दोनों को मिले हुए काफी ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लगता है कि जैसे वो कल ही की बात है। लेकिन ये कहते हुए जैसे ही बेचारा लिंगस वहाँ पे जाओ फैंग को हक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जाओ फैंग ने अचानक की वहाँ पे अपने पर्पल थंडर रा का इस्तेमाल करते हुए ऊ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर फेंक दिया था, जो की बेचारी लिंगजू के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अचानक ही लिंच वहाँ पे खुद को संभालते हुए जाओ फे से कहता है कि तुम मुझसे गली नहीं मिलना चाहती, कोई बात नहीं, पर तुम मुझे इतना तो बता सकती हो ना कि तुम कैसी हो। जिस पर जाओ फे दोबारा कोल्ड टून में जवाब देते हुए उससे कहती है कि मैं जैसे भी हूँ उससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। चफै की ये बात सुनकर लिंज वहाँ पे सॉफ्ट टन में उससे बात करते हुए कहता है सीनियर सिस्टर, क्या अभी तक भी आप मुझसे गुस्सा हो। जिस पे चाओ फिंग वहाँ पे गुस्से से अपना मुंह फेरते हुए लिंगस से कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर नहीं हूँ और दोबारा मुझे इस नाम से बुलाना भी मात है। जिस दिन तुम्हारे मास्टर जसिया ने मुझे टल एंड फट से बाहर निकाला था उसी दिन हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। मुझे अब ना तो तुमसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे टल इंसेक्ट से। चाओ फैन की ये बात सुनकर लिंगू उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है लेकिन सीनियर सिस्टर आप तो जानते ही है कि मास्ट को किन हालातों में आपको अपने टलन सेक्ट से बाहर निकालना पड़ा था। लेकिन बेचारा लिंगस वहाँ पे इससे आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले अचानक की चाओ फिंग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है मैंने कहा ना कि अपनी ये बकवास बंद करो, अब मुझे इस सब के बारे में और कोई भी बात नहीं करनी। और ये कहते हुए चाओ फैंग ने चना की वहाँ पे लिंगजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए लिंगू भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे डीप स्पेस के अंदर ही बहुत ज्यादा खतरनाक रा रिलीज होने लगा था, जो देखकर जाओ फिन वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चलाते हुए लिंगस से कहती है कि तुम मुझे हमेशा से अपनी सीनियर सिस्टर मानते हो, लेकिन तुम थे हमेशा से अपने मास्टर की तरफ ही। अगर तुमने मुझे अपने दिल से अपनी बड़ी बहन माना होता तो आज तुम अपने उस मास्टर जूजन के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होते। चकी ये बात सुनक लिंगजू वहाँ पे एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है सीनियर सिस्टर, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको वापस हमारे टन इंसेक्ट में ले जा सकता हूँ, जो कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी कार है और जितना मेरा उसके ऊपर हक है उससे कहीं ज्यादा आपका भी उसके ऊपर हक है। अब लिंगजू की ये बात सीधे चाओ फैंक के दिल के ऊपर चाके लगती है और उसने वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने अटैक को भी वापस ले लिया था। और तभी अचानक की वो वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टन में लिंगजू से सवाल करते हुए पूछती है अभी तुम्हारा टलने सेक्ट है कहाँ। चाओ फैंक की ये बात सुनकर तो लिंज वहाँ पे
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि शायद चाउ फैक का गुस्सा वहाँ पे शांत हो गया है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे चाउ फैक को जवाब देते हुए बताता है कि अभी के लिए हमारा टन इंसेक्ट नॉर्थ एलम के अंदर मौजूद है और वो दिखने में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा पुराना टन इंसेक्ट हुआ करता था, इसलिए जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे अपने पुराने घर वाली ही फीलिंग आने वाली है। लिंच की ये सारी बातें सुनकर चौ फिंग वहाँ पे एक बार फिर से अपना मुंह मोड़ लेती है, जो देखकर बेचारा लिंच वहाँ पे उदास होते हुए अपनी बड़ी बहन से कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज एक बार मेरे साथ चल के हमारे टैलेंट सेट को देखिए तो सही। लिंग जू की ये बात सुनक चाउ फैंग वहाँ पे कोल टून में उससे कहती है, ओके ठीक है, मुझे अपने नई टैलेंट सेट का